जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज हमारा फोर्थ लेक्चर है। आउटलाइन के हिसाब से बात करते चलें तो फोर्थ थर्ड लेक्चर हमारा बनता है, जो कि बेसिकली गेस्ट ब्लॉगिंग की जो बेसिक्स हैं गूगल के अकॉर्डिंग। आज इंशाल्लाह सारी की सारी चीज़ें आप लोगों के साथ डिस्कस की जाएंगी। यहाँ मैंने आप लोगों के सामने एक वेबसाइट ओपन की है। ओवरऑल इसी में जो भी हमने इम्प्लीमेंट या प्रैक्टिकल करना होगा मैं आपको करके दिखाऊंगा। आज के टाइम में हर बंदा गेस्ट पोस्टिंग कर रहा है, लेकिन मार्केट के अंदर जितने भी लोग गेस्ट ब्लॉगिंग कर रहे हैं, ज़्यादातर ऐसे लोग हैं जो कि सेफ गेस्ट पोस्टिंग नहीं कर रहे। बहुत से लोग ये समझते हैं कि गेस्ट पोस्ट लगवा देना ठीक है, या किसी वेबसाइट से लिंक ले लेना और गेस्ट पोस्टिंग के काम को सर अंजाम दे देना, ये बेसिकली गेस्ट पोस्टिंग है। तो इसको हम गेस्ट पोस्टिंग नहीं कहते। लेकिन जो गूगल है, गूगल इस चीज़ को इस नज़र से नहीं देखता कि जस्ट ये गेस्ट पोस्ट लगवा दी, लिंक मिल गया तो आप लोगों का काम हो गया। गूगल के लिए जो सवाल है वो ये होता है कि ये लिंक क्यों दिया गया, ये आर्टिकल किसके लिए लिखा गया है, और इसके अलावा इससे जो यूज़र है इसको फ़ायदा हुआ है या नहीं हुआ। ऑलरेडी ये चीज़ें, इनमें से कुछ मैं प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, हमारा जो व्हाट इज गेस्ट पोस्टिंग वाला लेक्चर था, कि गूगल इन सारी चीज़ों को कंसिडर करता है। अगर आप गूगल की सोच समझ गए कि बेसिकली गूगल के एल्गोरिथम किस तरह से चीज़ें देखते हैं या सोचते हैं, तो गेस्ट पोस्टिंग आपके लिए एक तरह से पावरफुल बन जाती है। और अगर नहीं समझते तो वही गेस्ट पोस्टिंग कह लें पेनल्टी का रीज़न भी बन सकती है, जिससे आपका तो कुछ नहीं जाएगा, बट आपका जो क्लाइंट है जो आपसे काम करवा रहा है उसको नुकसान हो सकता है। ओवरऑल उसकी जो इन्वेस्टमेंट है, उसने जो वेबसाइट से बैक ले रखा है, उन सारी चीज़ों के चलते उस वेबसाइट को तो होगा, बट जहाँ जिसको बैकलिंक दिया जाता है उस पर भी कुछ ना कुछ रैंकिंग में फ़र्क पड़ता है। इसलिए आज का लेक्चर सिर्फ गेस्ट पोस्टिंग पर नहीं, बल्कि इसके अंदर गूगल की पॉलिसीज़ के मुताबिक जो गेस्ट पोस्टिंग की जाती है उसको अंडरस्टैंड किया जाएगा प्रॉपर तरीके के साथ। सबसे पहले हम इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे कि गेस्ट पोस्टिंग जो है वो गूगल की नज़र में क्या है। गूगल गेस्ट पोस्टिंग को मना नहीं करता। गूगल ये नहीं कहता कि आप गेस्ट पोस्टिंग को ना करें। गूगल सिर्फ गलत तरीके से की गई गेस्ट पोस्टिंग को जो है वो पनिश करता है कि गलत तरीके से गेस्ट पोस्टिंग आप नहीं कर सकते। गूगल के लिए गेस्ट पोस्टिंग का जो मतलब है वो ये है कि एक वेबसाइट दूसरी वेबसाइट को रेकमेंड कर रही है। रेकमेंडेशन नेचुरल होनी चाहिए, मतलब ये नहीं लगना चाहिए कि ये फोर्सफुली जो वो लिंक दिया गया है। रेकमेंडेशन यूज़र के लिए यूज़फुल होनी चाहिए। अब यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, जैसा कि वेबसाइट आप लोगों के सामने आ रही है। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम फर्स्ट करें तो कीवर्ड सर्च करते हैं। मैं कीवर्ड सर्च करता हूँ बाय नेल पॉलिश। मैंने यहाँ पर एक सिंपल कीवर्ड सर्च कर लिया। अब यहाँ पर कोई सी भी वेबसाइट है हम ओपन कर लेते हैं जो बेसिकली सर्विसेज दे रही है, किसी भी तरह का काम कर रही है वो। अब ये एक वेबसाइट है जो कि बेसिकली नेल पॉलिश के रिलेटेड सर्विसेज दे रही है। मैंने आपको पिछले लेक्चर्स के अंदर ये बात क्लियर तौर पर अंडरस्टैंड करवाने की कोशिश की है कि गूगल ये कहता है कि अगर एक वेबसाइट है जो कि बेसिकली फैशन के रिलेटेड अपने सर्विसेज दे रही है, उसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो फैशन के रिलेटेड है, ब्यूटी के रिलेटेड है, और उसने जो बैकलिंक लेना है वो एक ऐसी वेबसाइट से लेगा जो कि बेसिकली उसी के अकॉर्डिंग चीज़ें राइट कर रहा है या उसी निश के अकॉर्डिंग उस ब्लॉग को या वेबसाइट को रन किया जा रहा है। जैसा कि अब यहाँ पर एक जनरल वेबसाइट है, इससे ले लें, ओके, कोई इशू वाली बात नहीं। बट गूगल ये देखेगा कि एक ऐसी वेबसाइट जो बेसिकली यहाँ पर जो बेसिकली प्रोडक्ट वगैरह सेल कर रही है, तो गूगल ये कहता है कि ये जो वेबसाइट है अगर ये बैकलिंक लेना चाहती है या अपने बारे में किसी दूसरी वेबसाइट से आर्टिकल आर्टिकल लगवाना चाहती है किसी भी वेबसाइट से, तो वो वेबसाइट इसकी सर्विसेज के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो बेसिकली गूगल इन सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करता है। आगे हम थोड़ा सा बात करते हैं इस चीज़ पे। उसके बाद अगर
जो गेस्ट पोस्ट है वो सिर्फ लिंक के लिए लिखी गई है, मतलब कि कंटेंट वीक हो, मतलब कंटेंट पर फोकस नहीं किया गया। जो भी आर्टिकल डाला गया है उसमें पूरे का पूरा फोकस किया गया है कि इस ब्रांड को प्रमोट किया जाए, यूजर किसी भी तरह इस ब्रांड को जाके वो ले, मतलब परचेज करे, या कोई भी प्रोडक्ट जिसको रेकमेंड किया जा रहा है। जैसे कि आज के टाइम में बहुत सारे लोग डिफरेंट ऐप्स को प्रमोट करते हैं, वेबसाइट्स को या सर्विसेज को प्रमोट करते हैं, तो उसके अंदर उसको उस चीज़ को फोर्स किया जाता है कि आप इसको लें। वीडियो के अंदर उस चीज़ को बार बार रिपीट किया जाता है, फुलानी ऐप इसको जाकर डाउनलोड करें, अर्निंग करें, ये करें वो करें। तो मतलब कि फोर्सफुली वो चीज़ एक करवाई जा रही होती है कि आप उस चीज़ को करें। तो मतलब एक चीज़ नेचुरल नहीं होती। बहुत सारे काम आपको ऐसे इन्फ्लुएंसर्स मिलते हैं जो कि बेसिकली नेचुरली सारी की सारी चीज़ें कर रहे होती हैं, और वो बता रहे होते हैं क्योंकि उनकी चैनल के कंटेंट के हिसाब से ओवरऑल वो चीज़ें चल रही होती हैं। उसके बाद जो वेबसाइट है वो इर्रेलेवेंट हो, क्योंकि मैंने आपको कहा है कि गूगल कहता है कि अगर आप एक ऐसी वेबसाइट पर अपना आर्टिकल डाल रहे हैं जो है तो फैशन की, बट आप सर्विसेज दे रहे हैं टेक्नोलॉजी के रिलेटेड, तो ये गूगल की नज़र में इररेलेवेंट वेबसाइट होगी। ये चीज़ें सिर्फ आप लोगों ने अपनी ज़ात के लिए नहीं करनी, आपने अपने क्लाइंट्स को ये सारी चीज़ें रिकमेंड करनी है। क्लाइंट को आपने समझाना है, क्लाइंट को आपने गाइड करना है। नो डाउट मार्केट के अंदर मोस्टली जो साइट्स हमें मिलती हैं वो जर्नल साइट्स होती हैं, एक्सेप्ट हो जाता है लिंक, नो डाउट। बट ये चीज़ें बहुत ज़्यादा जो है वो अ, हमें मैनेज करते हुए चलना पड़ता है, क्लाइंट्स को हमें समझाना पड़ता है। और अगर हम ये चीज़ें करते हैं तो गूगल समझता है कि ये जो लोग हैं ये फेक तरीके के साथ काम कर रहे हैं। नेक्स्ट चीज़ के अंदर अगर हम अंडरस्टैंड करें कि ट्रैफिक का मतलब क्या होता है, ठीक है, रियल यूजर्स जो आपकी वेबसाइट पर आते हैं। गूगल ट्रैफिक को इसलिए इंपॉर्टेंट मानता है क्योंकि ट्रैफिक रियल इंटरेस्ट शो करता है। फेक वेबसाइट पर जो है लोग नहीं आते, यूजर बिहेवियर गूगल ट्रैक करता है। अब जैसा कि आपने अपना आर्टिकल एक अच्छी वेबसाइट पर लगाया है, तो जाहिर सी बात है गूगल ने इसको ट्रैक करना है, गूगल देखेगा, ठीक है, इंटरेस्ट जो है वो गूगल शो करता है। उसी तरह आगे थोड़ा-सा अगर हम बढ़ें, तो गेस्ट पोस्टिंग से ट्रैफ़िक है वो आपको तब आती है, आपके जो क्लाइंट है उसको ट्रैफ़िक तब मिलती है, आर्टिकल पर किसी पॉपुलर, मतलब आपको जो आर्टिकल है वो किसी पॉपुलर वेबसाइट पर हो, और उसके बाद टॉपिक जो है वो रेलेवेंट हो। उसके बाद आपने लिंक है वो नेचुरली लिया लिया हो, फ़ोर्स्ड जो लिंक होता है वो आपने बिल्कुल भी ना लगवाया हो। ठीक है? मतलब कि सिर्फ़ वो बैकलिंक जहाँ कोई क्लिक ही ना करे, गूगल के लिए वीक सिग्नल होता है। कोशिश जो है वो आपने यही करनी है कि जब आप आगे चल के अपने क्लाइंट्स के साथ बातचीत करें, तो क्लाइंट्स को आपने इन सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करवाना है कि आप अगर जो है रियल टाइम अगर आप रैंकिंग लेना चाहते हैं, तो ओवरऑल फिर गेस्ट पोस्टिंग को गूगल की पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग हमें करना पड़ेगा। अदरवाइज़ आपको तो चले हमें फ़ायदा हो जाता है, उसकी गेस्ट पोस्ट हम लगवा देंगे, बट आपके क्लाइंट को फ़ायदा नहीं होता। बहुत सारे ऐसे लोग हैं मार्केट के अंदर, वो मोस्टली गेस्ट पोस्ट की कह लें कि वो 100% दे रहे होते हैं, गारंटी दे रहे होते हैं, और वो कह रहे होते हैं कि आपकी वेबसाइट रैंक करेगी। वेबसाइट्स रैंक हो जाती हैं अगर इन्हीं सारे तरीकों के साथ किया जाए, हर एक चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए, टॉपिक से लेके उसके बाद कंटेंट राइट करने से लेके यूज़र जो है कह लें कि जो यूज़र्स होते हैं उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उनके लिए यूज़फुल अगर कंटेंट राइट करके लिखा जाए, और उसके बाद एक अच्छी वेबसाइट पर उसको लगाया जाए, और वो भी रेलेवेंट रेलेवेंट वेबसाइट पर लगाया जाए, तो गूगल क्या करता है उस वेबसाइट को रैंकिंग देता है। मतलब गूगल ये कहता है कि आप अगर 20 बैकलिंक ले रहे हैं ऐसी वेबसाइट से जो कि इर्रेलेवेंट है, उसकी निस्बत आप एक बैकलिंक एक ऐसी वेबसाइट से ले रहे हैं जो कि रेलेवेंट है, तो ये दोनों बराबर नहीं हो सकते। मतलब वो 20 के 20 लिंक आपके किसी काम नहीं आ सकते। जो एक लिंक आपने रेलेवेंट वेबसाइट पर लगाया है, अच्छा कंटेंट आपने उसके अंदर लिखा है, फोर्सफुली यूजर्स को ये नहीं कहा गया कि आप इस लिंक को फॉलो करके या जो बैक लिंक इसके अंदर लगाया गया है, आप फलानी वेबसाइट पे जाके सर्विसेज लें। तो उस सूरत में गूगल आपको रैंकिंग देता है और उस आर्टिकल को अच्छा कंसीडर करता है। तो इन सारी चीज़ों को हमारे लिए अंडरस्टैंड करना ज़रूरी होता है, क्योंकि फिर ही हमें गेस्ट ब्लॉगिंग का जो मेन मकसद है वो समझ आता है। अब आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल फ्रेश है, न्यू हैं। उनको नहीं पता कि बेसिकली एक आर्टिकल के अंदर लिंक वगैरह क्या चीज़ होती है। अब जैसा कि यहाँ पर हम कोई एक आर्टिकल यहाँ पर से ओपन करते हैं, जैसा कि एक ये वाला आर्टिकल है, इसको मैं बंद करता हूँ, नेटवर्थ के रिलेटेड है। हम यहाँ पर से कोई और आर्टिकल देखते हैं।
और यहाँ से एक आध कोई और देख लेते हैं। ये बेसिकली जनरल वेबसाइट है। जनरल वेबसाइट का मैंने आपको बताया था, जिसमें मल्टी निशेज़ हों या मल्टी कैटेगरीज जो वेबसाइट है वो होती है, उसको हम बोलते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर हम आ गए इस वाले आर्टिकल पर। यहाँ पर देखिएगा, इसके अंदर हमें बैकलिंक मिल रहा है। अब ये एक आर्टिकल है, अगर ये आर्टिकल यूज़र के लिए यूज़फुल ना हुआ, इसके अंदर अगर फोर्सफुली कहा गया कि आपने इस बैकलिंक पर क्लिक करके इस वाली वेबसाइट को फॉलो करना है, जैसा कि यहाँ पर एक वेबसाइट आ रही है। अब जैसे हम इसको ओपन करेंगे तो जाहिर सी बात आगे इस वेबसाइट पे सर्विसेज वगैरह दी जा रही होंगी। अगर इस आर्टिकल के अंदर जो है वो फोर्सफुली कहा जा रहा होगा कि आप इनकी वेबसाइट पे जाएं या फलानी सर्विसेज लें, ये है बहुत अच्छी है, ये नेचुरल अगर ना हो, नेचुरली अगर आपने रिव्यू 100% ना दिया गया हो, तो गूगल जो है इस चीज़ को कंसिडर नहीं करता, वो आपको रैंकिंग नहीं देगा। जैसा कि यहाँ पर देखिए कि ये सर्विसेज दे रहा है, ठीक है, ये सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड कर रहा है और ये अपनी ओवरऑल रैंकिंग लेने के लिए डिफरेंट साइट से बैकलिंक ले रहे हैं। तो ओवरऑल इन सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हुए चलना पड़ता है हमें मार्केट के अंदर। नेक्स्ट जो चीज़ आती है वो बेसिकली है डोमेन अथॉरिटी। ठीक है, डीए क्या चीज़ होती है, इसके अलावा डीआर क्या चीज़ होती है, इन सारी चीज़ों को हम अंडरस्टैंड करते हैं। डीए कह लें कि एक तरह से एक स्कोर होता है जो बताता है वेबसाइट गूगल में रैंक करने के कितने कैपेबल है। ये गूगल का ऑफिशियल जो मैट्रिक है ना, वो नहीं होता। जो स्टैट्स होते हैं गूगल के बेसिकली ये वो नहीं होते, लेकिन गूगल के बिहेवियर को देखकर ये जो टूल्स हैं बनाए जाते हैं। ओवरऑल ये बहुत सारी चीज़ों को ट्रैक कर रहे होते हैं, डिफरेंट साइट्स के अंदर गूगल किस तरह से चल रहा है, उन सारी चीज़ों को ट्रैक किया जाता है। उसके अलावा डीए जो है वो इंक्रीज कब होता है, ट्रस्टेड वेबसाइट से बैकलिंक मिलते हैं, वेबसाइट का जो कंटेंट है वो स्ट्रॉन्ग होता है। उसके अलावा स्पैम लिंक्स, जो स्पैमी लिंक्स होते हैं वो कम होते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि डीए बेसिकली है क्या चीज़। डीए बेसिकली मैंने अभी आपको बताया कि ये रैंकिंग के बारे में बताता है। अब हम बात करते चलिए, यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ मोज बार को। मैंने मोज बार सर्च कर लिया। इसी तरह हम यहाँ पर उसको सैमरश को सर्च करेंगे, यानी यहाँ पर मैंने सैमरश को सर्च कर लिया। अब इसी तरह आगे हम बढ़ते हैं तो हमारे पास एरफ है, जिसको एचरफ बोलते हैं लोग। ठीक है, इसको बेसिकली एरफ बोला जाता है। तो यहाँ पर इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ पर हमारे पास सैमरश है, मोज बार है। अब ओवरऑल ये करते क्या हैं, ये बेसिकली अपने अपने हिसाब से वेबसाइट्स को एनालाइज करते हैं। एनालिसिस करके उस वेबसाइट की अथॉरिटी, उसकी जो पावर है वो बताते हैं कि बेसिकली ये वेबसाइट कहाँ तक की है, ये कहाँ तक पहुंची है, ये वेबसाइट हाई अथॉरिटी में आती है, अच्छी साइट्स में आती है कि नहीं आती। अब जो मार्केटिंग होती है, जो लोग अपने आर्टिकल्स कंटेंट पब्लिश करवाते हैं मोस्टली इन साइट्स पर, तो वो देखते हैं कि ये जो वेबसाइट है, इसकी अगर कोई बंदा मोज से चेक कर रहा है तो वो देखेगा कि इसकी इस डोमेन अथॉरिटी कितनी है। मोज जो है वेबसाइट की जो पावर है, इसकी जो अथॉरिटी है, उसको वो डीए बोलता है। सेमरश की बात करते चलें तो ये बेसिकली एएस बोलता है, मतलब कि अथॉरिटी स्कोर। इसी तरह एरएफ की बात करते चलें तो ये बेसिकली इसको डीआर कंसीडर करता है, मतलब डोमेन रेटिंग कंसीडर करता है। तो हर एक टूल जो है वो अपने हिसाब से इनको रेटिंग देता है। फर्ज करें अगर हम मोज की बात करते चलें तो मोज इस वेबसाइट को रेटिंग दे देता है, फर्ज करें 60 दे देगा। सैमरश की बात करते चलें तो उसको 40 दे देगा। इसी तरह एरफ की बात करते चलें तो उसको वो दे सकता है कि इसकी जो अथॉरिटी है वो 50 है, ये 60 बोल सकता है, मतलब इसके करीब करीब ये चीज़ें बता सकता है। बट ये चीज़ें मैटर ओवरऑल गूगल की नज़र में नहीं करती, लेकिन ये चीज़ें मैटर करती हैं मार्केट के अंदर। जो क्लाइंट्स हैं, आप जैसे फ्रीलांसर्स हैं, मेरे जैसे फ्रीलांसर्स हैं, हमें डेटा निकालने में हेल्प होती है। हमें पता चलता है कि कौन सी वेबसाइट हमारी लिस्ट में आ सकती है, कौन सी वेबसाइट हमने अपनी लिस्ट के अंदर ऐड नहीं करनी, क्योंकि आगे चल के हमें प्रॉब्लम हो। लो क्वालिटी की वेबसाइट हम अपने क्लाइंट्स को रेकमेंड नहीं कर सकते, क्योंकि लो क्वालिटी की जो साइट्स हैं हमारे लिए तो एक तरह से फायदेमंद नहीं, क्योंकि हमारा टाइम वेस्ट होना है। पहले बात है, नो डाउट मार्केट के अंदर बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जिनका बजट ही 10 से 15-20 डॉलर होता है, तो फिर हमें उनके लिए साइट्स देखना पड़ती है। बट उसके लिए मार्केट के अंदर बहुत सारे रीसेलर्स बैठे होते हैं जिनसे हम 5-5 डॉलर में ले सकते हैं। बट हमारा वो काम नहीं होगा। हमारा मेन फोकस, मेन गोल होगा, हमने अच्छे क्लाइंट्स लेने हैं, हमने अच्छी कंपनीज को टारगेट करना है, हमने रिच कंट्रीज को टारगेट करना है, बड़ी बड़ी फील्ड्स को हमने टारगेट करके क्लाइंट्स को अप्रोच करना है। बट उससे पहले हमारे पास उन क्लाइंट्स को सर्विसेज देने के लिए अच्छी साइट्स का रिक्वायर्ड होना बहुत ज़रूरी है। हमारे पास अगर अच्छी साइट्स का डेटा होगा
तो ही हम अपनी पूरी की पूरी लिस्ट को रेडी कर सकते हैं। अच्छी साइट्स हमें तब मिलती हैं जब हमें पता हो कि बेसिकली किस वेबसाइट की अथॉरिटी कितनी हो तो वेबसाइट अच्छी कंसीडर की जाती है। नॉर्मली एक वेबसाइट जो अच्छी कंसीडर की जाती है वो डीए या उसके अलावा डिया या एएस जो है वो 15-20 डॉलर से ऊपर, मोस्टली 20 सॉरी डॉलर बोल दिए मैंने, 20 से अगर ऊपर हो इसकी अथॉरिटी, वो चाहे मोज हो, चाहे एएस हो, चाहे वो डीआर हो, तो वो अच्छी कंसीडर की जाती है। 30 से ऊपर हो, मोस्टली क्लाइंट्स रेकमेंड जो करते हैं या क्लाइंट्स की मोस्टली जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो 25 या 30 से ऊपर की होती हैं। उसके अलावा कंपनीज और एजेंसीज के साथ जब आप लोग काम कर रहे हैं तो वो नॉर्मली आपको 30 या 40 बोलेंगे कि 30 डीए होना चाहिए या 40 डीआर होना चाहिए, इस तरह की उनकी रिक्वायरमेंट्स होती है। और बहुत सारी ऐसी हाई अथॉरिटी की साइट्स हैं जहां से हम आगे चल के क्लाइंट्स को अप्रोच करते हैं, वो उनकी मोस्टली रिक्वायरमेंट्स और ज़्यादा हो सकती है कि हमें डीए डीआर या अथॉरिटी स्कोर वाली जो साइट्स हैं वो हमें 70 प्लस वाली चाहिए, तो हमें फिर उस हिसाब से मार्केट को देख के चलना पड़ता है। तो इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करना बड़ा ज़रूरी होता है। ये बेसिकली वेबसाइट की अथॉरिटी बताती है, रैंकिंग को बता रही होती है कि बेसिकली ये जितने ज़्यादा होंगे उतनी ज़्यादा हमें पता चलेगा कि वेबसाइट रैंक कर रही है। क्योंकि जो अथॉरिटी स्कोर है वो तब ही इंक्रीज होता है जब एक वेबसाइट, अब देखिएगा ना, मैं आपको बताता हूँ, एक चैनल है, यूट्यूब का चैनल है, उस पर सब्सक्राइबर कितने हैं? जीरो। आज एक चैनल बनाते हैं उस पर जीरो सब्सक्राइबर है। आप क्या कर रहे हैं? उस वेबसाइट पर अच्छा अच्छा कंटेंट डाल रहे हैं, आप उस अपनी वीडियोस पर ऐड चला रहे हैं या डिफरेंट अदर चैनल से आप बात करके उनको कह रहे हैं कि हमारा चैनल पर कंटेंट अच्छा है, या आप इंटरव्यूज करवाते हैं, इंटरव्यूज करवा के आप अपनी वेबसाइट की जो अथॉरिटीज को इंक्रीज करते हैं। आप जैसे आपके बारे में लोगों को पता चलता है, आपके चैनल पर आते हैं, आपका कंटेंट देखते हैं, आपको सब्सक्राइब करके जाते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी चैनल की अथॉरिटी, आपकी जो पावर है वो इंक्रीज होती है। तो बेसिकली ये चीजें यहाँ पर भी मैटर करती हैं। मतलब एक वेबसाइट है, ये फर्ज करें एक वेबसाइट है गेस्ट पोस्टिंग की, आज ये वेबसाइट बनी है तो इसकी अथॉरिटी क्या होगी? जीरो होगी। इसकी अथॉरिटी कैसे इंक्रीज होगी? जैसे जैसे वो कंटेंट डालेगा, डिफरेंट साइट से बैकलिंक लेगा, मतलब दूसरी साइट से उसको प्रमोट करेंगी और वहां से ट्रैफिक आएगी, ओवर गूगल से डायरेक्टली रैंक करेगी, तो आहिस्ता आहिस्ता इसका डीए डीआर ओवरऑल बाकी चीजें इसकी इंक्रीज होंगी। ठीक है, ओवरऑल इसकी बाकी जो चीजें वो इंक्रीज होंगी। तो वक्त के साथ साथ जिसकी अथॉरिटी है वो 5 10 15 करते करते बढ़ती चली जाएगी। जैसे जो यूट्यूब के फॉलोअर्स हैं वो इंक्रीज होते हैं, वैसे इनकी अथॉरिटी भी इंक्रीज होती है। तो जितनी ज्यादा ये होती है फिर इसको उतना ही ज्यादा अच्छा कंसीडर किया जाता है मार्केट के अंदर। तो इसलिए इन चीज़ों को हमारे लिए समझना बड़ा ज़रूरी होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते चलें तो डोमेन रेटिंग भी बिल्कुल ये सेम चीज़ है। तो मैंने आपको और ऑलरेडी बता दें कि बेसिकली आरएफ का मैट्रिक होता है। इसी तरह आगे जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ आती है इसके अंदर वो स्पैम स्कोर है, कि स्पैम स्कोर क्या चीज़ होती है। स्पैम स्कोर जो है वो बताता है कि वेबसाइट गूगल को कितनी रिस्की लग रही है, मतलब कि सही नहीं है, मतलब कितनी स्पैमी वेबसाइट है। स्पैम स्कोर जो है कब इंक्रीज होता है ये अंडरस्टैंड करना बड़ा जरूरी है, तो बहुत सारे लोगों को नहीं पता चलता। स्पैम स्कोर तब इंक्रीज होता है जब एक वेबसाइट पर लो क्वालिटी जो साइट्स हैं उनसे बैकलिंक लिए जाते हैं। अब ये चीज़ सिर्फ जो ब्लॉगिंग वेबसाइट है जैसे कि आपके सामने ओपन है इनके लिए नहीं है, ये दोनों के लिए है। मतलब एक ऐसी वेबसाइट जिस पर लो क्वालिटी कंटेंट डाला जा रहा है और एक ऐसी वेबसाइट जो लो क्वालिटी वेबसाइट से बैकलिंक ले रही है, दोनों के लिए। ठीक है, दोनों वेबसाइट स्पैमी कंसिडर हो सकती हैं। उसी तरह सेम एंकर टेक्स्ट रिपीट हो रहा है, ठीक है, सेम जो एंकर टेक्स्ट होता है वो रिपीट हो रहा है। उसके अलावा इररेलेवेंट जो निशेज हैं उनसे लिंक लिए जा रहे हैं। अब फर्ज करें, मैं अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया, एक वेबसाइट फैशन की है, आप टेक्नोलॉजी की वेबसाइट से बैकलिंक ले रहे हैं, तो इसकी वजह से भी आपका जो स्पैम स्कोर है वो इंक्रीज होता है। उसके अलावा जो मोस्टली अडल्ट साइट्स होती हैं, कसिनो बेस्ड साइट्स होती हैं, गेमलिंग है और इस तरह की फॉरेक्स ट्रेडिंग जैसी जो साइट्स हैं, इनका स्पैम स्कोर मोस्टली ज़्यादा होता है क्योंकि गूगल की नज़र में ओवरऑल सारे रिस्की साइट्स होती हैं। ये आगे यूजर्स को नुकसान पहुंचा सकती हैं। यहाँ पर इररेलेवेंट कंटेंट, ऐसा कंटेंट जो कि ओवरऑल गूगल या अदर सर्च इंजन की पॉलिसीज के अगेंस्ट होता है। गूगल मतलब इसको रोकता नहीं है, इसको खत्म नहीं कर सकता, बट ये कि गूगल इसको सेफ कंसीडर नहीं करता, तो जिसके चलते ऐसी साइट्स को मोस्टली रैंकिंग नहीं मिलती। अब आपने देखा होगा अडल्ट मार्केट है, कसिनो मार्केट है, इसमें पैसा सबसे ज्यादा क्यों है? क्योंकि इसमें जान लगा देते हैं लोग बैकलिंक लेने के लिए और कोशिश करते हैं कि किसी तरह हमारी वेबसाइट जो टॉप पर आए। तो इसलिए इन इंडस्ट्रीज के अंदर पैसे की जो इन्वेस्टमेंट है कंपनीज वगैरह वो बहुत ज़्यादा करती हैं। हाई स्पैम स्कोर का अगर हम मतलब मैं आपको बताऊं तो सिंपल वर्डिंग में है कि गूगल का जो ट्रस्ट है ना वो खत्म हो जाता है एक तरह से या कम होने लगता है
अब नॉर्मल जो वेबसाइट कंसिडर की जाती है 5 तक होती है, 4, 5, 3, 5 या मतलब यहाँ तक इसको सही कहा जाता है कि यहाँ तक ठीक है, अगर किसी वेबसाइट का स्पैम स्कोर हो तो चलेगा। डिफरेंट टूल्स हैं मार्केट के अंदर, मतलब आप इसको चेक कर सकते हैं। जो मोज है वो भी हमें इसका स्पैम स्कोर बताता है। ओवरऑल एक्सटेंशंस आपको बहुत सारी मिल जाती हैं। आप जब सर्च करेंगे ना स्पैम स्कोर चेकर एक्सटेंशन, तो आपको बहुत सारी मिल जाएंगी। बट आगे चल के इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सी एक्सटेंशंस आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी, या कौन कौन सी वेबसाइट आपके लिए यूजफुल होंगी। उसके बाद रैंकिंग का जो रिस्क है ना, रैंकिंग का जो रिस्क है ना, वो इसके अंदर फिर कम हो जाता है बहुत ज़्यादा। जाहिर सी बात है, जब गूगल का ट्रस्ट खत्म हो गया तो फिर रैंकिंग का जो रिस्क है वो फिर ज़्यादा हो जाता है। सॉरी, जो रिस्क इसलिए ज़्यादा हो जाता है कि गूगल फिर इसको वो डी रैंक करने में लग जाता है। गूगल को जैसे लगता है कि ये तो स्पैमी कंटेंट है, लो क्वालिटी बैकलिंक लिए जा रहे हैं ऐसी साइट से जिनको खुद ट्रैफिक नहीं मिल रही, जो खुद अच्छा कंटेंट नहीं डाल रही, तो गूगल फिर गूगल की नज़र से वेबसाइट हटा दी जाती है। इसीलिए हर साल जब बैकलिंक आती, लास्ट ईयर जब बैकलिंक आई थी, तो उसमें 40% जो वेबसाइट उड़ा दी गई थी वो इसी वजह से उड़ाई गई थी, क्योंकि लो क्वालिटी कंटेंट था, एआई बेस्ड कंटेंट लिखा गया था। और सेकंड नंबर पर उसके अंदर जितने भी बैकलिंक लिए गए थे वो लो क्वालिटी साइट्स पर से लिए गए थे। आपने देखा होगा इतनी अच्छी अच्छी साइट जिन पर मिलियंस में ट्रैफिक थी, आज देख लो उन पर हजारों में ट्रैफिक है। इसके पीछे रीजन क्या है? रीजन यही है कि चीज़ें रेलेवेंट नहीं है। गूगल की पॉलिसीज के अकॉर्डिंग हम लोग नहीं चलते, इसलिए गेस्ट पोस्टिंग में क्लीन वेबसाइट होना बड़ा ज़रूरी होता है, ताकि हम क्लाइंट को यकीन दहानी करा सकें कि हम आपको अच्छी चीज़ जो है वो डिलीवर करेंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो है बेसिकली डू फॉलो लिंक्स। डू फॉलो लिंक्स क्या होते हैं? ठीक है, इसको तो मैं आपको थोड़ा सा डिटेल के साथ अंडरस्टैंड करवाता हूँ। डू फॉलो जो लिंक्स हैं वो गूगल को ये सिग्नल देते हैं कि इस वेबसाइट को की जो अथॉरिटी है वो उसकी को पास किया जाए। गूगल डू फॉलो लिंक्स को रैंकिंग सिग्नल्स मानता है, मतलब ट्रस्ट वोट समझता है। डू फॉलो लिंक्स का अगर हम फायदे की बात करते चलें तो अथॉरिटी ट्रांसफर होती है, मतलब डीएडीआर जो है वो इम्प्रूव होता है और इंक्रीज होता है। लॉन्ग टर्म जो अगर आपने एसईओ कर रखी है, अच्छी अपने आर्टिकल की एसईओ कर रखी है, आपने अगर अपनी वेबसाइट की एसईओ कर रखी है, तो इससे आपकी वेबसाइट को लॉन्ग टाइम के लिए फ़ायदा मिलता है। तो मोस्टली ये जो साइट्स हैं यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये जो आर्टिकल मैंने ओपन कर रखा है, इनके अंदर जो लिंक्स वगैरह लगाए जाते हैं बेसिकली मोस्टली डू फॉलो लिंक्स होते हैं। नो फॉलो लिंक्स भी होते हैं, उसके बारे में आपको बता देता हूँ। तो डू फॉलो लिंक जो गूगल समझता है कि इस वेबसाइट ने इसको रेकमेंड किया है, ठीक है, और एक अच्छी वेबसाइट है जिसके बारे में लिखा जा रहा है और इसको रेफर किया जा रहा है, तो गूगल फिर रैंकिंग में भी मजीद इसको हेल्प करता है। इसका डीएडीआर भी मजीद इंक्रीज होता है। तो जाहिर सी बात है, जब वेबसाइट की अथॉरिटी ज़्यादा होगी तो ऑटोमेटिकली वेबसाइट क्या होगी, रैंक होगी और फ़ायदा मिलेगा। आगे अगर हम इसको अंडरस्टैंड करें तो, लेकिन अब हर लिंक जो है वो डू फॉलो और कह लें कि हर लिंक अगर डू फॉलो और नेचुरल हो तो गूगल सस्पिशियस कंसिडर करता है। गूगल समझता है कि ये स्पैम कर रही हैं या फेक तरह से डीआर, उसके अलावा अपनी जो अथॉरिटी है उसको इंक्रीज करने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो बेसिकली नो फॉलो है। नो फॉलो लिंक्स क्या होते हैं? नो फॉलो लिंक्स गूगल को कहते हैं कि इस लिंक को रैंकिंग के लिए काउंट मत करो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि नो फॉलो यूजलेस है। गूगल जो है वो गूगल जो नो फॉलो लिंक्स को नेचुरल प्रोफाइल का पार्ट मानता है। बेसिकली जो ब्रांड मेंशन, जो ब्रांड्स होते हैं बेसिकली मेंशन के तौर पर दिखाता है कि मतलब किसी ब्रांड के बारे में इसके अंदर लिखा जा रहा है, या कोई ब्रांड खुद को प्रमोट करने की कोशिश कर रहा हो रहा, ट्रैफिक ट्रैफिक के लिए इसको यूजफुल मानता है। बट जैसे डू फॉलो लिंक मैटर करता है ना, जिस तरह से वो वर्क करता है उससे अथॉरिटी इंक्रीज होती है, ट्रैफिक मिलती है, अगर ऐसी अच्छी कर रखी हो तो लॉन्ग टर्म के लिए फ़ायदा मिलता है। बट नो फॉलो लिंक के अंदर ऐसे आपको फ़ायदा नहीं मिलता है। अच्छा, जो मोस्टली प्रीमियम साइट्स हैं, प्रीमियम साइट्स ऐसी साइट जो बहुत ज़्यादा ओल्ड हो, सेकंड नंबर पर उन पर मिलियंस में ट्रैफिक हो, मतलब लाखों में ट्रैफिक हो, 50-50 लाख, 60-60 लाख ट्रैफिक आ रही है, ऐसी साइट्स मोस्टली प्रीमियम वेबसाइट कंसिडर की जाती हैं। तो उन पर मोस्टली में नो फॉलो लिंक ही मिलता है। डू फॉलो लिंक बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। अच्छा जी, आगे अगर हम बात करते चलें तो ये कि डू फॉलो लिंक और जो नो फॉलो लिंक है, ठीक है, गूगल की नज़र में दोनों कैसे लिंक्स हैं? गूगल जो है, गूगल दोनों लिंक को पसंद करता है एक तरह से। अगर सिर्फ डू फॉलो हों तो मतलब जितने भी आप लिंक्स लगवा रहे हैं सारे के सारे डू फॉलो लिंक से आप लगवा रहे हैं, तो गूगल इसको स्पैम कंसिडर कर सकता है कि बंदा स्पैमी काम कर रहा है, ठीक है, फोर्सफुली रैंकिंग लेने की कोशिश कर रहा है। इसी तरह अगर सारे के सारे जो लिंक्स हैं वो नो फॉलो हों,
मतलब सिर्फ मतलब अगर सिर्फ जो नो फॉलो लिंक आप ले रहे हैं तो इसके जो सिग्नल्स हैं वो वीक होते हैं। मतलब कि वो वीक होते हैं, स्पैम में नहीं जाता, बट इसमें ये है कि वो फिर आपको उस तरह से रैंकिंग भी नहीं मिल सकती। मिक्स लिंक्स होने चाहिए, मतलब कि नेचुरली आप लिंक्स लें बट मिक्स हों, डिफरेंट वेबसाइट से आप लोग लें, किसी से डू फॉलो ले लिया, किसी से नो फॉलो लिंक ले लिया। तो ये चीज़ें आपने अपने क्लाइंट को भी अंडरस्टैंड करवानी। आगे चल के जब आपके पास क्लाइंट आया तो उसको समझाएं कि आप बैकलिंक लें, एक साथ सारे के सारे नो फॉलो ना लें, क्योंकि वक्ती आप नो फॉलो ले रहे हैं, एक टाइम के बाद गूगल जब इसको नोटिस करेगा तो आपकी वेबसाइट को वो डी रैंक कर दिया जाएगा, बेशक आपने 500 वेबसाइट से बैकलिंक ले रखा हो। उसके अलावा आपके जो डिफरेंट एंकर्स हैं, जो जिस मतलब जिन कीवर्ड्स के अंदर मोस्टली हमने बैकलिंक ऐड किया होता है, जैसे कि यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा, इस वाले कीवर्ड के पीछे एंकर टेक्स्ट बेसिकली इसको बोलते हैं, इसके अंदर बैकलिंक लगा हुआ है, यहाँ पर कॉर्नर पर आपको नज़र भी आ रहा है। तो सेम तरह के एंकर टेक्स्ट हम एक आर्टिकल के अंदर यूज़ नहीं कर सकते। तो इस चीज़ को भी गूगल मना करता है। वो गूगल कहता है ये चीज़ सही नहीं है, आप स्पैमी काम कर रहे हैं। अब अब अगर हम एंकर टैक्स को डिटेल के साथ अंडरस्टैंड करें तो एंकर टैक्स बेसिकली होता क्या है। एंकर टैक्स अभी मैंने आपको समझाया कि वो वर्ड जिसके अंदर लिंक लगाया जाता है, जिसके अंदर लिंक लगा होता है, जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो आगे एक वेबसाइट ओपन हो जाती है। ठीक है, गूगल इसको स्पैम तब कंसिडर करता है, तब समझता है जब सेम कीवर्ड बार बार रिपीट हो। उसके अलावा एग्जैक्ट मैच जो एंकर्स हैं वो ज़्यादा होने चाहिए। उसके अलावा मतलब कि बात कीवर्ड आपके थोड़े से डिफरेंट हो बट बात उसके अंदर सेम की जा रही हो। तो जब जो राइटर्स हैं, जो आर्टिकल राइट करते हैं, सही मायनों में जिन्होंने कंटेंट राइटिंग सीख रखी है, जिनको सही मायनों में ब्लॉगिंग आती है, ओवरऑल एसईओ आती है, तो उनको इन चीज़ों का बेहतर पता है कि ये क्या है। उसके बाद अगर हम सेफ एंकर टैक्स की बात करते चलें तो उसके अंदर ब्रांड नेम भी आ सकता है। ठीक है, तो आप जो है वो डायरेक्ट वेबसाइट के यूआरएल्स भी डाल सकते हैं। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि डिफरेंट कीवर्ड्स के अंदर जो वेबसाइट होते हैं, जैसा कि फ़र्ज़ करें जेनेरिक कीवर्ड्स आप वर्ड्स डाल सकते हैं। जैसा कि आप अपने आर्टिकल के अंदर एक आपका पैराग्राफ फ़र्ज़ करें यहाँ पर आपको आ रहा है, ये पैराग्राफ फ़र्ज़ करें यहाँ पर ये कंप्लीट हो रहा है, तो यहाँ पर आप एक चीज़ ऐड कर सकते हैं कि विज़िट वेबसाइट है, कीवर्ड आप एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं। उसके अंदर आप लिंक डाल सकते हैं। ठीक, लिंक डाल के उसके अंदर आप कह सकते हैं कि विज़िट वेबसाइट। तो इस तरह के भी डिफरेंट जो सेफ एंकर टेक्स्ट होते हैं वो मोस्टली हमें मिल जाते हैं साइट्स पर। अच्छा जी, अगर हम देखें कि गूगल जो है वो गेस्ट पोस्टिंग को कैसे चेक करता है, कैसे एनालाइज़ करता है, तो गूगल कुछ चीज़ें चेक करता है जिसके अंदर कंटेंट की क्वालिटी, ठीक है, वेबसाइट रेलेवेंसी, उसके बाद यूज़र एंगेजमेंट का होना बड़ा ज़रूरी। ये नहीं कि यूज़र आया, उसको आर्टिकल के अंदर कुछ नहीं मिला, उसने शुरू से पढ़ा बड़ा बोरिंग सा था, एंगेज नहीं हुआ वो बंदा, उसको कुछ मिला नहीं। ठीक है, गूगल ये चीज़ समझता है कि ये चीज़ होनी चाहिए। उसके अलावा ऑथर क्रेडिबिलिटी बहुत ज़्यादा इसके अंदर ज़रूरी होती है। लिंक प्लेसमेंट जो है वो नेचुरल है या नहीं है, गूगल ने सारी चीज़ें चेक करना होती हैं। उसके बाद अगर ये सब नेचुरल हो तो गेस्ट पोस्ट है वो सेव होती है। तो गेस्ट पोस्ट जो है वो सेफ तब नहीं होती जब हम पेड जो लिंक्स हैं वो पेड जो लिंक्स हम लेते हैं बिना वैल्यू के, ठीक है, और उसके अलावा लो क्वालिटी या पीबीएन जो साइट्स हैं उनसे ले लेते हैं। एक टाइम था जब पीबीएन साइट्स चलती थी, आज के टाइम में कुछ भी नहीं है, फ़ारग है सारा कुछ। उसके अलावा एआई या कॉपी पेस्ट जो कंटेंट है गूगल इसको बिल्कुल भी कंसिडर नहीं करता। आप अगर ये जो पॉलिसीज़ आई हैं ये कुछ दिन पहले जो भी चल रही हैं, मतलब जो अपडेट आई गूगल की दिसंबर, उसमें आप सारी चीज़ें ऑलरेडी अंडरस्टैंड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, खुद गूगल के जो ब्लॉग्स हैं उसमें आपको सारा कुछ मिलेगा कि गूगल ने क्या क्या कहा है उसके अंदर। उसके अलावा इररिलेवेंट वेबसाइट से जो लिंक्स आप नहीं ले सकते। उसके अलावा मैंने आपको ऑलरेडी चीज़ें बताई हैं, एंकर जो टेक्स्ट हैं वो आप बिल्कुल भी डिफरेंट सेम तरह के एंकर टेक्स्ट के अंदर आप लिंक्स अपने नहीं लगवा सकते। तो इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करना हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम जो अपने ओवरऑल गेस्ट पोस्टिंग के रिलेटेड जो रेलेवेंट वेबसाइट होंगी, फ़र्ज़ करें आपने एक फ़ैशन की चूज़ कर ली तो हम फ़ैशन की जो साइट्स हैं वो कैसे फाइंड करेंगे। उसके अलावा हम ये देखेंगे कि ऐसी कौन-कौन सी साइट्स हैं जिनके अंदर अच्छा कंटेंट लिखा जा रहा है। ज़ाहिर-सी बात है जो वेबसाइट अच्छी हैं, जिनको ऑलरेडी रैंकिंग मिल रही है, जिनकी ट्रैफ़िक अच्छी है, अथॉरिटी अच्छी है, तो वो ऑलरेडी ज़ाहिर-सी बात है फ़ोकस्ड और यूज़र्स के लिए हेल्पफुल कंटेंट राइट कर रहे हैं अपनी वेबसाइट पर। इसी तरह ऐसी साइट्स को भी देखेंगे जो बेसिकली नेचुरल एंकर्स का यूज़ कर रही हैं। उसके अलावा हम ऐसी साइट्स को भी इसके अंदर देखेंगे जो डू फॉलो, नो फॉलो जो लिंक्स हैं, उनको मिक्स प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब कि मिक्स वो अपनी वेबसाइट पर दे रही हैं।
नो फॉलो भी चल रहा है और डू फॉलो भी चल रहा है। उसके अलावा ट्रैफिक वाली जो साइट्स हैं मोस्टली, ठीक है, उस पर फोकस करना इंशाल्लाह आपको भी सिखाया जाएगा कि हम कैसे ट्रैफिक वाली साइट्स को फोकस करते हुए अपनी लिस्ट के अंदर ऐड करेंगे, कहाँ-कहाँ से हम उसको फाइंड कर सकेंगे। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ये सारी की सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह प्रॉपर ऐसे तरीके के साथ डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर के अंदर जो भी मैंने बातें, जो भी चीज़ें मैंने डिस्कस की हैं, आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होंगी। तो बाकी जो भी क्वेश्चन करना आप ग्रुप के अंदर कर सकते हैं, और कुछ अगर ये चीज़ रह गई हो तो इंशाल्लाह उसका मैं आंसर आप लोगों को ज़रूर कर देता हूँ। आज की क्लास के लिए आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया। लेक्चर ऐड कर रहा हूँ, तो आप काइंडली देखकर एक दफ़ा इसको रिपीट कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह।